वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। आपका ये सामान्य अध्यक्ष GS पेपर 2 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का ये पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, भारत का जो संविधान है ना तो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ है और ना ही यह किसी धर्म संहिता पर आधारित है। भारत के लोगों के संकल्प की प्रतिनिधि संस्था संप्रभु संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था, जिसकी प्रस्तावना ने हमारे आगे की दिशा तय की। ठीक है, संविधान सभा में काफी सोच विचार कर बहस और जितनी भी बहस हुई, उसके बाद संसदीय सभा और संसदीय व्यवस्था चुनी गई। केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद आर्टिकल 166 और 164, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल 74 और 75 और ये इसके तहत सेंटर में, और आर्टिकल 163 और 164 इसके तहत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पर भारत में अपनाई गई है। तो किसके थ्रू? आर्टिकल 74 और 75 के तहत केंद्र में, सेंटर में, उसके बाद 163 और 164 के तहत आपके राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में अधिक मुफीद और कारगर थी। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थापित की जगह जवाबदेही को महत्व दिया। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है। विधायी सदनों का कामकाज काफी लंबे समय से घाटा और बहस गुणवत्ता की लगातार यहाँ पर घटती जा रही है। इसका ज्वलंत आप उदाहरण देख सकते हैं राजस्थान विधानसभा में। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर देखा है कि आखिर क्यों हमने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई है। ठीक है, जनता के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जनता के द्वारा का शासन हमने सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के यहाँ पर हमने चुनाव किया था। पर आजकल आप देखें राजनीतिक दलों में राजनीति का जो अपराधीकरण है, इसके पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ राजनीति के अपराधीकरण पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे आज राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और हमारे जो राजनीति है, जो प्रेजेंट में संसद में कितने परसेंट ऐसे MLA MPs हैं जिनका बैकग्राउंड पूरा ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैं बताऊं तो आपको देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ये प्रणाली है। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग है। ये देखिए, डी फैक्टो कौन होता है? डी फैक्टो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ एक नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री, और उसका मंत्रिमंडल यहाँ पर होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। सरकार की प्रक्रिया के गठन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सरकार के गठन की बात करें तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 75 और 74 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 74 में क्या कहा है? आर्टिकल 74 में कहा है कि एक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और उसकी सहायता और सुझाव के लिए राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सहमति देंगे।
फिर उसके बाद आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है आर्टिकल 75? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वह संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री जिस की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा, तो वो जो उसकी नियुक्ति करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया कि बहुमत दल का नेता जो होगा या फिर जो बहुमत साबित करेगा उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री के बनने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा। यहाँ पर हम संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं, कुछ दोष देखें तो देखिए, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही संसदीय प्रणाली में अत्यधिक जिसको सीटें मिलती हैं उसको राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और दूसरा क्या होता है, इसमें लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद का निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है। जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक सरकार का जो सदन है वो विश्वास में रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका और प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका में होता है। इससे क्या होता है कि एक दूसरे को यहाँ पर ये दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी एकदम से हिटलर नहीं बन सकता या डिक्टेटरशिप यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई थी। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, वे मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। दोहरी सदस्यता की बात करें तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वे विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। द्विसदनीय विधायिका की बात करें तो संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में लोकसभा उच्च सदन है तथा राज्यसभा निम्न सदन इस तरीके की व्यवस्था की गई है। अधिकतर जो देश है जिनमें द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है वहां पर इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम बात करें स्वतंत्र लोक सेवा आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। उसके बाद गोपनीयता की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिकाओं के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि के मुद्दों पर गोपनीयता का सिद्धांत का यहाँ पर पालन करना पड़ता है। इसके कुछ दोष हैं, उन दोषों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अस्थायित्व। अस्थायित्व की बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, परंतु वह कार्य तब तक कर सकते जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे सभी को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नीतिगत निरंतरता का अभाव। जैसे कि संसदीय व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है, परिणाम स्वरूप जो भी नीतियां होती हैं उनके निरंतरता में अभाव होता है। जैसे कि अभी किसी की सरकार है, मानना कि बीजेपी की सरकार है, अगर ये बीजेपी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है और ये बीजेपी की सरकार बर्खास्त हो जाती है या फिर उसका विघटन हो जाता है, तो बीजेपी के द्वारा जितनी भी जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका क्रियान्वयन भी यहाँ पर विखंडित हो जाता है। फिर जो नई सरकार आती है फिर वो नए तरीके से चलाती है। इससे कई बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक तो बजट में बहुत इस पर भार पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कुछ नीतियां पहले जो चल रही होती है उनको अचानक से रोक दिया जाता है, फिर नई नीतियां चलाई जाती हैं, जिससे कि जो बजट पहले अलॉटमेंट हो गया था और फिर उसको फिर से नए सिरे से चलाया जाता। तो इस तरीके से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कुछ जितने भी दल हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से या अपने हितों के हिसाब से ही योजनाएं चलाते हैं, जिससे उनकी पार्टी को हित मिले। वो जो योजनाएं चलाते हैं उससे सामाजिक हित की जगह वो अपने पार्टी के हित को यहाँ पर ज्यादा वरीयता देते हैं। शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन होता है, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन चलाया जाता है। संसदीय व्यवस्था शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता के आधार पर चुनते हैं, उनके पास कोई विशेष ज्ञान का यहाँ पर अभाव होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हुआ या फिर आप हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हुआ,
हेल्थ मिनिस्ट्री हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी जो नेता बन जाता है उसके पास कोई भी बहुत अच्छी डॉक्टरेट डिग्री नहीं होती है, या फिर कोई जो दूसरी जो मिनिस्ट्रीज है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है तो उनको उस डिपार्टमेंट के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, पर वो बहुमत के हिसाब से अपनी लोकप्रियता के हिसाब से बन जाते हैं। कई बार यहाँ पर राजनीति में कई अपराधीकरण के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति भी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, जैसा कि आज के दौर में काफी देखा जा रहा है कि काफी आपराधिक पृष्ठभूमि के जो व्यक्ति हैं वो सत्ता में आ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना हित करते हैं, अपने परिवारजनों का हित करते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि जो भाईवती विचारवाद को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। उसके बाद गठबंधन की राजनीति, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। संसदीय शासन व्यवस्था में अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्माण हो जाता है, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा है। इससे सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान देता है। लोग जो गठबंधन सरकार होती है उसकी सबसे बड़ी खामी बात यही होती है कि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से यही अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कहीं उसकी सत्ता पर आंच ना आए, उसका काम काज पर कोई भी इतना ध्यान नहीं होता है। उसके बाद राजनीतिक अपराधीकरण तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था के बारे में कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था क्या है, देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख सरकार का भी अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही होता है। जैसे कि लोकतांत्रिक या फिर जो आपने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, राज्य का मुखिया अलग होता है और सरकार का मुखिया अलग होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है जो ही मुखिया होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिटेन का, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या विशेषताएं होती है, एक तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है स्थायित्व होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारण समय तक अपनी कार्य करती रहती है, नीतियों में निरंतरता रहती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकाल निश्चित तथा अपना कार्य करती रहती है, जिससे उसकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। वहां पर ऐसा कोई विघटन जैसा कार्यक्रम नहीं होता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किसमें, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है, विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका सदस्य नियुक्त करते समय उसकी विशेषता को अत्यधिक महत्व देते हैं। जैसे कि अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री में किसी को वहां पर मिनिस्टर चुनना है, तो आप ये पहले डिसाइड करेंगे कि वो किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से रहा हो या फिर उसका जो बैकग्राउंड रहा हो वो किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से रहा हो, जिससे वो नीतियों का क्रियान्वयन अच्छे से समझ पाए। एटलीस्ट उसे ये पता हो कि कौन किस से बीमारी से क्या होता है, किस बीमारी के लिए हमें किस तरीके की स्कीम चलाना चाहिए। उसके बाद राजनीतिक अपराधीकरण यहाँ पर नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धनबल या बाहुबल के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर होता है, जहां पर राजनीतिक अपराधीकरण के प्रति लोग नहीं पहुंच पाते हैं। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय का भी यहाँ पर निर्णय होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव और गठबंधन, धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। वह अपने निर्णय स्वयं करता है और उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से यहाँ पर क्रियान्वित करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कुछ यहाँ पर दोष भी हैं, उन दोषों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक होता है उत्तरदायित्व का यहाँ पर अभाव होता है। अब ये क्या है, देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन में व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जिससे कार्यपालिका जन सरोकार को ध्यान न देकर व्यवसायिक हितों को महत्व दे सकती है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें निरंकुशता की संभावना बढ़ जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्य का चुनाव करता है तथा कार्यपालिका किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जिससे राष्ट्रपति निरंकुश होने की यहाँ पर पूर्ण संभावना बनी रहती है।
उसके बाद अगर हम बात करें शासन में व्यापकता का यहाँ अभाव होता है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। इस प्रकार व्यवस्था में संपूर्ण देश प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है, इसीलिए लोकतंत्र के इन दो स्तंभों में टकराव की हमेशा संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब संसदीय शासन प्रणाली में इतने सारे दोष हैं, जो बहुत ही हम कह सकते बहुत बड़े बड़े दोष हैं, फिर उसके बाद हमने इसको क्यों स्वीकारा? इसको स्वीकार्यता के कारण क्या थे? तो सबसे पहली बात है, पहला इसका जो कारण था व्यवस्था के निकटता। संसदीय शासन व्यवस्था में ब्रिटिश काल के दौर में भारत में मौजूद थी, परिणाम स्वरूप भारत में संसदीय व्यवस्था से परिचित था, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद अन्य शासन व्यवस्था को अपनाते तो उस व्यवस्था को समझने में काफी समय लग जाता है। इसलिए सबसे जो बेसिक कारण था वो यही था। उसके बाद उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था थी। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ के.एम. मुंशी के अनुसार भारत ने संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व जवाबदेहिता के सिद्धांत का समावेश किया है, जिससे यह व्यवस्था भारतीय जनमानस के लिए अनुकूल हो चुकी है। विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का भी यहाँ पर प्रावधान है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका के सामंजस्य का प्रावधान मौजूद था, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिस्थिति के अनुकूल था, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी थी। भारतीय समाज की प्रकृति की बात करें अगर, तो देखिए भारत विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला समाज है, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार के प्रत्येक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। अब हम बात करें भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विभेद क्या है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला जो विभेद है यहाँ पर जो अंतर है वो है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है, अर्थात भारत में जो राज्य का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख कोई राजा या रानी आनुवंशिक होते हैं। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था संसद की संप्रभुता के आधार पर के सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। मतलब यह है कि अगर संसद कोई भी ऐसा कानून प्राप्त करती है, प्रस्ताव देती है, फिर तो उस पर न्यायिक समीक्षा की जाती है। उसके बाद ब्रिटिश संसदीय न्यायिक समीक्षा से तो आप भली भांति परिचित होंगे। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य यह है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कानून या फिर संसद की कोई भी कार्यवाही जो देश के देशवासियों को प्रभावित करती है, वहां पर जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसका समीक्षा कर सकता है, और अगर यह संविधान के अनुकूल नहीं है तो ऐसे कानून को निरस्त भी वहां पर न्यायपालिका कर सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना यहाँ पर अनिवार्य है। सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री की नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो यही अंतर था भारतीय संसदीय प्रणाली में और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।